चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये महत्वपूर्ण होने का एक अलग कारण है और वो ये है कि ये 15th टाइम वीडियो किसी ना किसी कारण से डिस्टर्ब हो चुका है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछले लगभग 10 दिन से इस वीडियो को मैं कई बार शूट कर चुका हूं, पर किसी न किसी कारण से ये डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब कुछ हमें इसी तरह के सिग्नल्स मिलते हैं जब हमसे कोई गलती होती है या कोई हम ऐसे अनवांटेड डिटेल्स देते हैं। मुझे लगता वही कारण था जिस कारण से ये वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए और कई बार हमें ये शूट करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। खैर, अब ये 15th या 16 टाइम मैं इसको फिर शूट करता हूं और आपको यही महादेव से प्रार्थना है कि ये इस बार अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें से मैंने कई ऐसे पॉइंट्स हटा दिए हैं जो पॉइंट्स शायद मुझे अभी नहीं शामिल करने थे। उसमें से टू बी वेरी क्लियर, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो थे वो वास्तव में एलियंस के बारे में थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बार बार किसी कारण से मनाही हमें लग रही थी कि ये फॉरवर्ड किया जा रहा है कि इनको अभी नहीं देना। मे भी पॉसिबल कोई कारण होंगे, खैर उनको भी मैं आगे आने वाले समय में जरूर शामिल करने का प्रयास करूंगा आगे की वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिए फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। क्या है ये, मैं क्या आपके लिए महत्वपूर्ण लाया हूं। ये ऐसा वीडियो है जो हमारी पूरी मानवता के लिए, हमारे पूरे इस पृथ्वी मंडल के लिए, पृथ्वी ग्रह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बड़ा चेंज आज तक कभी ना हुआ था और होने में लाखों वर्षों आगे के, और चेंज में ऐसे लाखों वर्षों लग सकते हैं। तो ऐसा क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। शेयर करिए इसको, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको अद्भुत वीडियोस देता हूं, यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपको अन्यत्र सामान्यतः नहीं मिलते हैं। तो चलिए, क्या है ये? द बिगेस्ट चेंज फॉर अर्थली सिविलाइजेशन विल हैपन बाय 2079 एंड 2137। हमने दो ईयर्स दिए हैं यहां पर, पहला 2079 और दूसरा 2137। ये दोनों साल बहुत समय से हमारे रिसर्च का विषय रहे हैं। ये फेजेस हैं अलग अलग। तो ये दो फेज हैं, दो फेज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपको याद होगा पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था 2051 तक के लिए। अब ये 2079 तक ऐसा क्या खास हो रहा है और फिर 2137 तक क्या खास हो रहा है। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा चेंज इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक में होने जा रहा है। आप ऐसा वीडियो शायद अभी तक नहीं देखे होंगे, और अगर देखे होंगे तो खंडों में देखे होंगे, हो सकता है कहीं से, मुझे नहीं मालूम है। यह वीडियो ऐसा है जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि चेंजेस तो किस लेवल तक, कैसे चेंजेस। ध्यान से देखें क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारा ये है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसको हम समझाने के लिए थोड़ा सा बहुत संक्षेप में और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। कोई कठिन शब्दों का प्रयोग या कोई टर्म्स ऐसे यूज नहीं करेंगे जो सामान्य व्यक्ति को समझ में ना आए। देखिए, अगर हम पूरी की पूरी सभ्यता को, जो भी पूरे कॉस्मोस में है, ब्रह्मांड में है, उसको अगर इस तरह से विभाजित कर लें, 0 1 2 3 4 और आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए अब 7 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो 0 1 2 3 है, ये क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम जिस सभ्यता को बिलोंग करते हैं वो हमारी सभ्यता 0 है। इसका मतलब हम कहीं नहीं है अभी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो 0 स्टेज की सभ्यता होती है या इस फेज की जो सभ्यता होती है,
उस सभ्यता में व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को ही यूज करना नहीं जानता है। इसका मतलब जिस प्लैनेट पे भी वो निवास कर रहा है उसके रिसोर्सेज को भी यूज करना नहीं जानता है। और जीरो से जैसे जैसे हम बढ़े 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे ही फेजेस मान के चलेंगे समझने के लिए। 0.9 तक मान लीजिए। 0.9 के बाद जब 1 में होगा, 1 में हम प्रविष्ट हो जाएंगे या कोई भी सभ्यता प्रविष्ट हो जाएगी, तो कितना चेंज हो जाएगा पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जो जीरो की सभ्यता है इसमें जैसा कि मैंने बताया अपने प्लैनेट के, इसका मतलब हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसके रिसोर्सेज हमें यूज करना नहीं आता है। हम धीरे धीरे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम उसको सीखते चले जाते हैं और 0.9 तक वो स्टेज आ जाती है कि हम अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज प्लैनेट के यूज करना हमें आ जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि जैसे ही ये 1 हुआ तो हम इस फेज से बाहर आ गए, जीरो फेज से बाहर आ गए। जो ग्राउंडेड फेज है उससे हम बाहर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज को यूज करना पूरी तरह से सीख लिया। हमारे प्लैनेट पे क्या क्या चीजें हैं? जल है, वायु है, मिनरल्स हैं, हर चीज है। आज हम मिनरल्स का यूज करते हैं, कोयला है, कोल वगैरह आप देखते हो, इस्पात है, सब नीचे से निकालते हैं। इसका मतलब कहां है? हम अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस समय इस फेज में लगभग चल रहे हैं 0.7, 0.8 यहां तक पहुंच गए। 0.8 में हम मान लीजिए चल रहे हैं। अब हमें 0.9 क्रॉस और करना बाकी है। वैसे ही हम कहां पहुंच जाएंगे? इसमें पहुंच जाएंगे। तो ये 1 क्या है भाई? अब जरा 1 को देखो। जब हम इस पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि हम उन रिसोर्सेज को यूज करना सीख जाते हैं जो स्टेलर होते हैं। स्टेलर का मतलब क्या? जो हमारे सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, सूर्य है उसका एक हम कहेंगे मुख्य तारा, मध्यम स्तर का तारा, जिसके चारों तरफ हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्र लगाते हैं या चक्कर लगाते हैं और वहीं से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। यही है। तो हम क्या करेंगे? जब हम 1 में आएंगे तब हम अपने पूरा के पूरे सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर देंगे। तो वो स्थिति आने वाली है कि जब हम अपने सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करेंगे, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे उसके आगे के प्लैनेट्स हों, जुपिटर हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, उनके अलग अलग सब प्लैनेट्स हो सकते हैं, उनके जिसको आप कहते हो चंद्रमा वो हो सकते हैं उनके, तो उनका हम यूज करना शुरू करेंगे, उनके रिसोर्सेज का यूज। इसका मतलब हम अपने सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज करना सीख जाएंगे। और इसी तरह जैसे इसमें हम बढ़े हैं वैसे ही इसमें 0.1, 0.2, 0.3 करके और कहां तक जाएंगे? 0.9 तक जाएंगे। सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करना सीख लिया। अब आए आगे। इसमें जब हम आएंगे तो क्या होगा? इसमें यह होगा कि हम पूरे अपनी गैलेक्सी के रिसोर्सेज को यूज करना सीख लेंगे। इसका मतलब है कि गैलेक्सी में कितने लाखों तारे हैं और अरबों उसमें प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो हम उन रिसोर्सेज को यूज करना सीख लेंगे और फिर उसी तरह से बढ़ेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और फिर 0.9 के बाद 3rd में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगला होगा, हमने गैलेक्सी का यूज करना सीख लिया, 3rd होगा मल्टी गैलेक्सीज का यूज करना हम शुरू कर देंगे। इसका मतलब है जो और गैलेक्सीज हैं हमारे इर्द गिर्द उनका रिसोर्सेज यूज करना शुरू कर देंगे। फिर उसी तरह से 1, 2, 3 उसी तरह से यहां पर विकास होता चला जाएगा और हम आ जाएंगे 4th में। 4th में क्या होगा कि हम ब्रह्मांड के रिसोर्सेज का प्रयोग करना सीख जाएंगे। इसी तरह से 0.1, 0.2 और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। इस तरह से ये 7 तक अलग अलग तरह की जनरेशंस होती हैं। हम कहां हैं? हम 0 पर हैं, 0.8 के लगभग हैं। ये एक एस्टिमेशन बता रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं 0.9 की तरफ। अब क्लियर हो गया आपको कि अभी हम कहीं पर नहीं हैं, अभी हम बिल्कुल बेस में हैं। बेसिक से धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पृथ्वी की हमारी जो सिविलाइजेशन है वो अब यहां से और इस फेज में आने के लिए तैयार है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको
इस पहले पॉइंट से। हमसे कई उन्नत सभ्यताएं हैं जो इन एनर्जी को यूज कर रही हैं। मैं पहले वीडियोस दे चुका हूं, याद हो कि जो बड़े और सभ्यता जो डेवलप्ड हैं उनको बहुत एनर्जी चाहिए, उनको इतना एनर्जी चाहिए कि वो पृथ्वी पर कभी आएंगे नहीं। पृथ्वी की जो रिसोर्सेज हैं या इसकी जो एनर्जी है उनको परिपूर्ण ही नहीं होगी, उनके लिए पर्याप्त नहीं होगी। ठीक उसी तरह जैसे कि हम जब यहां से और यहां पर प्रवेश कर जाएंगे उस समय पृथ्वी की रिसोर्सेज हमारे लिए पर्याप्त नहीं होंगे, हम उनका यूज कर चुके होंगे। लॉजिकल पॉइंट समझिए, हम उसका यूज क्यों, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसका मतलब एक लंबे कार्यकाल के दौरान हम उसमें रहे होंगे और हमने अपने प्लानेट के रिसोर्सेज को यूज किया होगा जैसा हम कर रहे हैं। आज कोल है, आज हमारे पृथ्वी से कितने मिनरल्स निकलते हैं, जल है, वायु, हम सब का इनका यूज कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं, इनमें कमी आ रही है, रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिसोर्सेज हम यूज कर चुके होंगे, जब वन में आएंगे तब हम कहां जाएंगे, अब हम और देखेंगे रिसोर्सेज के लिए, तो दूसरे हम प्लैनेट्स को फिर वहां एक्सप्लोर करेंगे, उनका यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगी एनर्जी, हमें एनर्जी और चाहिए, हमें रिसोर्सेज और चाहिए। फिर जब हम 2 में आ जाएंगे तब हम इनको यूज कर चुके होंगे, अपने सोलर सिस्टम को, तब हम कहां पहुंच जाएंगे, गैलेक्सी। अब गैलेक्सी में जो कई एक बहुत विस्तृत है उसमें पहुंच जाएंगे, उनको यूज करना शुरू करेंगे, तब तक इनको एक्सप्लॉइट कर चुके होंगे। इसी तरह से चरणबद्ध तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये हमारे सभ्यताओं का खेल होता है। जरूरी नहीं सभी सभ्यताएं इस तरह से विकसित होकर और यहां तक आए या यहां तक आए, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है यहीं पे समाप्त हो जाएंगे, हो सकता है यहां पे समाप्त हो जाएं, क्योंकि जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं, पूरा ब्रह्मांड जो इतना अपार है, वहां पर कोई किसी की सियोरिटी नहीं होती है, कुछ भी पक्का नहीं होता है कि कौन कब तक रहेगा। आपको पता है ब्लैक होल्स, आपको पता है गैलेक्सीज, उनमें जो जिस तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कभी भी किसी भी पूरे के पूरे, जिसको आप सोलर सिस्टम कहते हो, उसको पूरे को अपने में समा सकते हैं, बड़े बड़े तारों को समा सकते हैं। तो इसका मतलब गारंटी कुछ नहीं है कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो सभ्यताएं आगे बढ़ती चली जाती हैं वो यहां तक आती, शायद उन्हीं को हम ईश्वरीय सत्ता कहते हैं, क्योंकि वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। यही अलग अलग तरह के एलियंस जिनको आप कहते हो, परग्रही, इसका मतलब अलग अलग ग्रह पर निवास करने वाले, वो इनमें जाने कितने लाखों करोड़ों सभ्यताएं विकसित हो रही हैं, लाखों करोड़ों रह रही हैं। तो इस तरह से अब आप समझ गए कि हम यहां पे हैं, इसलिए हम इनके बारे में जान ही नहीं सकते, चाहते हुए नहीं जान सकते हैं। अलग अलग तरह के इनके कंपोजिशंस हैं, जो हम अपने कंपोजिशन अपनी तरह से ढूंढते हैं वो मिल नहीं सकते। चलिए, अब ये समझाना इतना विस्तार से बहुत जरूरी था, क्योंकि अब इससे आप आगे समझ पाएंगे। भले ही हमें 2-3-4 वीडियो देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि अब हम कहां प्रवेश करने वाले हैं। चलिए आगे देखें, आगे अब क्या है, आगे की परिस्थिति यह है कि पृथ्वी जो है, हमने जैसा कि बताया, यहां की मानवता, यहां के लोग 0.8-0.9 में इस समय चल रहे हैं। अब आगे आने वाला समय, अब चूंकि इस समय चल रहा है 2023, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आप देख रहे हो, क्या है वो, तो चलिए उन्हीं की तरफ हम चलते हैं कि आगे ऐसा क्या होने वाला है, हम क्यों विकसित होने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, आज जो देख रहे हो आप, जो लोग उस समय होंगे, वो आज की दुनिया और उस दुनिया में, मतलब है, उनको विश्वास ही नहीं होगा कि हम उस दुनिया से आए हैं, इस दुनिया से, प्रेजेंट की दुनिया से। इतना सब कुछ होने वाला है, और जो नए लोग होंगे उनका तो पता ही नहीं। अब एक और दिमाग में आ रहा होगा आपकी कई पॉइंट, ये आ रहा होगा कि कई वीडियोस में ये और दुनिया ये बता रही है कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, यहां तो बहुत बड़ा संहार होने वाला है। तो फिर भाई ये होगा कैसे, क्योंकि जब संहार हो जाएगा, यस, यहीं पर पॉइंट छिपा हुआ है, ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त है जनसंख्या का कम होना। 0 से 1 में आने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, जनसंख्या का कम होना। और जो भी हमें दे रहा है, सब शक्ति दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो सबसे पहले यहां की पॉपुलेशन को कम करना मांगता है। सबसे पहली शर्त यही है। इसलिए जो कुछ बताया गया वो अपनी जगह सत्य है, उसमें कोई कटौती नहीं, कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़े बड़े प्राकृतिक, जिसको आप कहते हो कैलेमिटीज, जिसको कहते हो, वो सब कुछ होंगे, युद्ध होंगे, बड़े बड़े, जिसको आप कहते हो एटॉमिक वेपन्स से, इस तरह के वेपन्स यूज किए जाएंगे जो मास डिस्ट्रक्शन के होंगे। किसी ना किसी तरह जनसंख्या
कम करनी है, नहीं तो वन फेज में प्रविष्टि नहीं हो सकती इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ, कोई मतलब ही नहीं। अब क्या हुआ, जनसंख्या कम हो गई, जो हम 2019 से या 21 से ले लो और 2029 तक, ये 29 तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहां से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगला जो दशक होगा बहुत खतरनाक होगा। तो 21 से 29 तक आप देखेंगे जनसंख्या बहुत कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं पृथ्वी खत्म हो जाएगी, अपने कंफ्यूजन दूर कर लो, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पूरी मानवता खत्म हो जाएगी, हाय फिर क्या करेंगे हम, तो ये विकास हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा नहीं है, जनसंख्या कम होगी, वायरस आएंगे, कई तरह के बीमारियां आएंगी, कई तरह की बैक्टीरिया यहां पर आक्रमण करेंगे, बर्फ पिघल जाएगी, आपके जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आप जो देख रहे हो, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, उससे कई लोग जाएंगे, कई तरह के अर्थक्वेक्स आएंगे, कई तरह के जल जिसको आप कहते हो जलमग्न हो जाना, सब कुछ वो सब परिस्थितियां होंगी, युद्ध होंगे, मतलब अलग अलग तरह की परिस्थितियों से जनसंख्या कम होगी। और वो जनसंख्या जो है जब कम होगी उसके बाद की क्या परिस्थिति है, पूरी जनसंख्या कभी कम नहीं होगी, बार बार कह रहा हूं जनसंख्या कम होगी, इसका मतलब यह कतई नहीं कि जनसंख्या एक भी नहीं रहेगी पृथ्वी पे और ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब क्या है कि ये चलिए हो गया, जनसंख्या कम हो गई लगातार, आगे की जो परिस्थितियां होंगी वो क्या होगा, वो ये होगा कि हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, उनको आगे इलेबोरेट करेंगे वन बाई वन। अभी हम कंपोजिट ले रहे हैं वो सब कि ऐसा क्या दिखाई दे रहा है। तो पहला पॉइंट, वी विल बी एंटरिंग टाइप 1 सिविलाइजेशन व्हेन वी विल बी एबल टू कंट्रोल अवर प्लैनेट प्रॉपर्टीज। हमारे प्लैनेट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम सबको कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे, उनको अटमोस्ट उनका यूज कर पाएंगे। समुद्र का जल है, हमारे यहाँ जो वायु रिसोर्सेज हैं उनको सबको, या हमारे यहाँ जो सोलर एनर्जी आती है उसका हम पूरा का पूरा हमारे प्लैनेट पे जो अवस्थित है उसको यूज करने की स्थिति में हो जाएंगे। हम 0 से 1 वहां पर एंटर कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। ध्यान से सुनते जाइए। पॉइंट नंबर 2, आप देखेंगे कि पेट्रोल एंड डीजल यूजेज विल बी वेरी लिमिटेड। इस कालखंड में आगे धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के रिसोर्सेज समाप्त होते चले जाएंगे और उनका यूज बहुत कम होगा, समाप्त होते चले जाएंगे। उनके विकल्प इतने स्ट्रॉन्ग मिल जाएंगे कि उनके यूज को बहुत ज्यादा बहुतायत में नहीं लिया जाएगा। अभी आगे बताएंगे आखिर ऐसा क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, सोलर एनर्जी and energy received from moon and other planets on the earth will be used। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी के थ्रू हम इनकी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो हमारा ही एक तारा है, हमारा एक कह सकते हो सैटेलाइट है, तो क्या होगा, ये होगा कि हम उसके रिसोर्सेज को, चंद्रमा पर बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके रिसोर्सेज को और साथ ही साथ अपनी पृथ्वी के रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज करने में सक्षम हो जाएंगे। जिसमें समुद्र का जल है उसके कई तरह के हम यूज तब तक सुनिश्चित कर लेंगे और यहां पर जो जो मौजूद है उसका सबका प्रयोग हम कर पाएंगे। किसी भी प्लैनेट से जो पृथ्वी पर, जैसे कि सूर्य से, अब सूर्य के तारा, वहां से पृथ्वी पर जो भी एनर्जी आती है जो उसको हम यूज करेंगे, अटमोस्ट यूज करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे। इसका मतलब हमारे प्लैनेट पर जो जो अवेलेबल जहां जहां से हो रहा है उसको हम यूज करना सीख जाएंगे। तो आगे की स्थिति में आप देखेंगे कि ये इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल ये जितने भी हैं व्हीकल्स हैं, जितने भी है आज देख रहे हो साधन है, ये ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं और नए साधन का प्रयोग हो रहा है। ये सब मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 4, robotic culture will be dominant, limited soldiers for security will be deployed on borders। ये बॉर्डर्स जो देख रहे हो यहाँ कोई आपको किसी तरह के नहीं दिखाई देंगे कि लाखों लगे हुए हैं सैनिक, जरूरत नहीं होगी। कुछ रोबोटिक्स जो विशेष टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे, एआई टेक्नोलॉजी, आप समझते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी का बोलबाला होने वाला है। वही मैं आगे बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि ऐसा एआई में क्या होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज जो देख रहे हो वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब बार बार सोच रहे हो ऐसा क्या चेंज हो जाएगा, यस, एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड। तो क्या हुआ कि सिक्योरिटी के लिए बहुत भारी सेना रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
एआई के माध्यम से एक छोटा सा भी कहीं अगर कोई डिस्टरबेंस होगा तो उसको हम पता कर पाएंगे और तुरंत उसके लिए जिसको आप कहते हो एक्शन वो ले सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इतनी, क्योंकि जनसंख्या कम होगी, इसीलिए तो जनसंख्या कम करनी है। जनसंख्या अगर ज्यादा रहेगी तो फिर उनको कैसे पाला जाएगा? और भी चीजें हैं जहां पर प्रोडक्शन में कमी आएगी, और भी कई चीजें आ रही हैं, एक से दूसरे को मिलाते चलिए। पॉइंट नंबर 5, AI based air, sea and earth transportation will be used. No manual operations. Very important, इसको थोड़ा एलेबोरेट करूंगा। आज आप जो देख रहे हो, कार चला रहे हो बैठ के, आप टू व्हीलर चला रहे हो, या फिर बसेस देख रहे हो, ट्रेन्स देख रहे हो, या फिर एरोप्लेन्स देख रहे हो, कोई भी व्यक्ति इसको नहीं चलाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑपरेटेड थ्रू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। आप बस गए अपनी कार में बैठे, आपने कोड दिया और उसने चलना शुरू कर दिया। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं पर कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट की चांस तभी होगे जब एआई किसी कारण से असफल हो जाए, फेल हो जाए। चांस 0% होंगे, 1% होंगे। 0% तो कभी नहीं होते हैं टेक्नोलॉजी में, कुछ ना कुछ चांस बने रहते हैं, लेकिन बहुत मतलब है, ऐसे समझ लो कि हजारों में कहीं कहीं कोई एक केस ऐसा होगा। तो जितना भी आज आप देख रहे हो, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, जो हमारे फ्लाइट्स को कौन कंट्रोल कर रहे हैं, इतने लंबे चौड़े सब सिस्टम बना रखे हैं, किसी की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एआई सिस्टम के माध्यम से अलग अलग हाइट पे, अलग अलग स्पीड पे, और सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। कहीं कोई किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। साथ ही साथ जो हमारे आज आप देख रहे हो, ज्यादातर हम थल पे चलते हैं, ये जल में भी खूब चलेंगे और ये वायु में भी खूब चलेंगे। आप देखोगे कि हजारों हजारों छोटे छोटे व्हीकल्स दौड़ रहे हैं हवा में, विदाउट एनी मैनुअल इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, सब कुछ एआई कर रहा होगा। सब दौड़ रहे हैं बच के, जहां से निकलना है एआई सब कुछ कंट्रोल करेगा। इसका मतलब इतना फास्ट सिस्टम हो जाएगा कि हम आज सोच ही नहीं सकते। ट्रेन्स बिल्कुल ऑपरेटेड होंगी उन्हीं एआई के माध्यम से, जिनकी स्पीड 4000 किलोमीटर पर आवर तक होगी, और जो एरोप्लेन्स हो गए उनकी स्पीड 10,000 15,000 पर आवर तक होगी। आप कहीं से कहीं 1 घंटे में जाइए, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने में 1 घंटे में जाइए, कहीं आपको कोई भी व्यवधान नहीं मिलेगा। रूट अपने आप क्लियर करेगा एआई, अपने आप कहां से उसको निकलना है। कहीं अगर थ्रेट होगी तो कई किलोमीटर्स पहले ही उसको सब पता चल जाएगा और अपना रूट वो स्वयं तय करेगा। जितने भी हमारे रोबोट्स हैं, जो युद्ध आज आप देख रहे हो, मनुष्य नहीं लड़ेगा, रोबोट्स लड़ेंगे। सब कुछ सिस्टम ऐसे हो जाएंगे, जो ड्रोन्स देख रहे हो, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी, इतनी एडवांस हो जाएगी कि कहीं पर भी बैठ के आप किसी को भी उड़ा सकते हो। एआई के द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, किसी का डीएनए या विशेष तरह का कोड आप उसमें फीड कर दीजिए और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसको मार दीजिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए और उसका जो आपका जो कोड है, विशेष तरह का कोड उसमें फीड करके उसको कहीं पर भी आप खत्म कर सकते हो। इसका मतलब यह हो गया कि ये टेक्नोलॉजी जो होगी वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। निश्चित तौर पे विकास तो होगा, लेकिन इसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे रिसोर्सेज का यूज करना है, तभी हम वन में जा सकते हैं। नहीं तो वन में हम कैसे अपने सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अगर स्पीड नहीं होगी और ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो इस तरह से एआई के थ्रू हम ये कर पाएंगे। एआई ही हमें बताएगी कि हमारे सोलर सिस्टम में कहां पर रिसोर्सेज मौजूद हैं। जब हम वन में जाएंगे तो ये एआई हमारे लिए बहुत काम करने वाली है। हम वहां से मिनरल्स और वो उनका पता कर पाएंगे और किस तरह से उनका एक्सप्लोर किया जाए और उनका यूज कैसे किया जाए, ये सब कुछ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम धीरे धीरे पता कर पाएंगे। जल का मैक्सिमम यूज, जो समुद्री जल आज आप देख रहे हो, जो 70% के लगभग है, हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। उसका यूज कैसे किया जाए मैक्सिमम, उसे फ्यूल के रूप में कैसे यूज किया जाए, अन्य रिसोर्सेज में कैसे यूज किया जाए, ये सब कुछ हमें पता चलेगा इस कालखंड में। ये कब तक होगा? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हमने अभी आपको बताया था 2079 का टाइम दिया है हमने। 2079 तक
ये सब कुछ घटित होने वाला है। और भी पॉइंट्स हैं, मून्स, सैटर्न के मून्स, जुपिटर के मून्स, इनमें हम हैबिटेबल प्लेसेस स्थापित कर चुके होंगे बाई 2079। इसका मतलब है कि जो हमारा गुरु है या बृहस्पति है और जो शनि है, ये दोनों ही प्लैनेट जो है, इनके जो मून्स हैं, इनके ऊपर हम अपना कोई सभ्यता छोड़ चुके होंगे। और ध्यान रखिए कि वो जो सभ्यता होगी उसमें भी एआई का यूज किया जाएगा। रोबोट्स पहले जाएंगे और उसको रहने लायक बनाएंगे पूरा, और इस तरह से हम अपने सोलर सिस्टम में निवास करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। क्योंकि वन क्या है, पूरे सोलर सिस्टम का रिसोर्सेज यूज करना हम वो सीख चुके होंगे। और धीरे धीरे फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 तक अलग अलग जो हमारे सोलर सिस्टम के जो अलग अलग हमारे प्लैनेट्स हैं, उनका रिसोर्स, उनके रिसोर्सेज जो हैं, उनको यूज करना हम सीख जाएंगे। 2079 में पहला फेज बता रहा हूं और दूसरा फेज 2137, उस पर अगला वीडियो दूंगा। तो इसका मतलब है कि इस कालखंड में हम उन मून्स पर अपना बसेरा बसा चुके होंगे। यही मार्स पर भी हम कर चुके होंगे, मून और मार्स पे। मून हमारा मून है और मार्स पे हम वहां पर भी अपनी कॉलोनीज बसाने की परिस्थिति में हो गए होंगे। कई लोग हमारे वहां पर रह रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये चीजें जो है, बाकी पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो हैं 2137 तक के लिए। अब इस कालखंड में क्या होने वाला है, जो बृहद युद्ध होने वाले हैं और कई परिस्थितियां आने वाली हैं, तो इसमें कुछ ईयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हमने निकाले हैं। उसमें से एक है 2037। 2037 बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है, जिसमें कुछ ऐसा होने वाला है, इसके बारे में बता भी चुका हूं, जिसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो साइंस के लिए, विज्ञान के लिए एक अनूठा होगा। यहां पर हम एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं 2037 तक। जो हमारे प्लैनेट्स जो हमारे हैं, उसमें किस तरह से किया जाए, हम वहां पर पहुंच जाएंगे। मार्स पे हम वहां पहुंच जाएंगे 2037 तक। हम अपनी कॉलोनी बसाने की परिस्थिति में हो गए होंगे। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण डेट है और वो है 74, 6-7 अगस्त 2074। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसके 6 और 7 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा और उस दिन कोई बहुत बड़ी दुनिया की घटना होगी, जिसमें कोई बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हो चेंज, जो दुनिया को त्रस्त किए हुए होगा व्यक्ति, वो मारा जाएगा, वो समाप्त किया जाएगा। 6-7 अगस्त 2074। ध्यान रखिए, उस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, पक्का मान लीजिए आप। और वो दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। इसमें जो दिन होगा, उस दिन डे आप वर्कआउट कर लीजिए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे लिए कालखंड होगा। अगला पॉइंट क्या है, चलिए मैं उसका डे तो कोई खास बात नहीं, आप पता कर ही लोगे। 6-7 अगस्त हमने आपको बता दिया है। आई थिंक दैट इज संडे, वट एवर इट इज। अब क्या हुआ इसके बाद में 2077 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हो कोई प्लैनेट, कोई बहुत बड़ा, कोई धूमकेतु, बहुत बड़ा कोई ऐसा बड़ा क्षुद्र तारा पृथ्वी से टकराने की स्थिति में होगा। 2077 में टकराएगा, जो एक बहुत बड़े चेंज को लाने वाला है। इसका मतलब और वहां पर जनसंख्या की कमी होनी है। 2079 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां तक क्या होगा, हम इतना कुछ कर चुके होंगे कि हम जो टाइप 1 बता रहे हो उसके बहुत निकट पहुंच गए होंगे। इसका मतलब है हम काफी अपने रिसोर्सेज को यूज करने की परिस्थिति में हो चुके होंगे। तो 2079 तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चेंजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें अभी इतने चेंजेस हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगा। मेडिकल चेंजेस, ऐसी संतान पैदा करने की स्थिति में हो जाएंगे हम, हमें जरूरत नहीं होगी, हम सब कुछ टेक्नोलॉजिकली करने की स्थिति में होंगे। हम उनमें ऐसे डीएनए, उनमें इस तरह के जीन्स देने की स्थिति में होंगे कि वो कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, वो उनको हम निर्मित करेंगे एक तरह से आप कह सकते हो, और वो बहुत विशेष उनका जो है इंटेलिजेंस होगा, लेकिन कई तरह की बीमारियां लेके आएंगे वो, विशेष बात। इसका मतलब यह है
कि वो कभी खत्म नहीं होंगे, उनकी लंबी एज होगी, यह बात सही है, लेकिन वो काम नहीं कर सकेंगे जो कि मनुष्य करता है, उस तरह से नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो होंगे बहुत इंटेलिजेंट। तो ये एक आर्टिफिशियल, जिसको आप कहते हो, व्यक्ति या आर्टिफिशियल संतानें पैदा करने की परिस्थिति 2079 तक आप देखेंगे कि इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल लाइन में पूरा चेंज हो जाएगा। सब जितने भी हमारे पार्ट्स हैं शरीर के, उनको एआई के माध्यम से चेंज किया जा सकेगा। उनको कहीं पे बैठ के कहीं से भी चिकित्सा की जा सकेगी। और जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके भी हमें स्थानापन्न मिल जाएंगे। स्थानापन्न का मतलब सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हो सकता है कि ब्लड का निर्माण भी शुरू हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब हमें यही दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पर हम ब्लड को भी बनाना शुरू कर चुके होंगे। इसी तरह से हम शरीर के और जो जो चीज हमें आवश्यक है, हम उसके बनाने की परिस्थिति में आर्टिफिशियली पहुंच चुके होंगे 2079 तक। तो मेडिकल लाइन में बहुत जबरदस्त चेंज होने वाला है। हमारे हार्ट है, लंग्स हैं या फिर किडनीज हैं, इनको आराम से प्रतिस्थापित करने की टेक्नोलॉजी शुरू हो चुकी होगी। विदाउट चीर फाड़ के एआई टेक्नोलॉजी इस काम को करने की परिस्थिति में होगी उस समय तक। तो 2079 तक मैंने आपको आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मुझे इस पे कई वीडियोज आपको देने पड़ेंगे, जिसपे मैंने मेडिकल बताया, आपको बताया कि हमारे सोलर सिस्टम का किस तरह से यूज करेंगे, फिर हमने आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन का बताया। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए। इसके अलावा कई पॉइंट्स हैं जो हम आपको आगे लाते रहेंगे। और ध्यान रखिए 2137 यहां तक हम पूरी तरह से टाइप 1 में पहुंच जाएंगे और वो सभ्यता ऐसी होगी जिसमें स्पीड जो है बहुत गुना हो गई होगी। यानी कितने मैक हो गई होगी, 50 मैक, 70 मैक, 80 मैक, क्योंकि हम उस समय तक विशेष तरह का ईंधन भी ढूंढ चुके होंगे, विशेष तरह का एलॉय ढूंढ चुके होंगे, विशेष तरह के मिनरल्स ढूंढ चुके होंगे जो कितने भी टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होंगे। उनकी स्पीड जो है प्रकाश से कई गुना ज्यादा हो सकती है और वो कहीं पर भी प्रकाश से ज्यादा, हाँ आप लोग अगर सोच रहे हो प्रकाश से ज्यादा कोई चीज नहीं चल सकती है, उससे ज्यादा होगी उसकी गति। यस, और हम कहीं पर भी बहुत फास्ट गति से पहुंच, जो आज टेक्नोलॉजी है उससे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है जो आप समझ नहीं पाओगे। एलियंस को मैं फिर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसमें, इस पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, आगे उसके बारे में मैं और बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में मैं बहुत वीडियोस देने वाला हूं। तो उनके कई हमें सानिध्य मिलेंगे जो हमें आगे बढ़ाएंगे, कई ऐसे होंगे जो हमें पीछे पकड़ेंगे और हमें हमारा संहार करेंगे। तो ये एक महायुद्ध, ये निश्चित तौर पर दो, एक अच्छे और एक बुरे एलियंस में चलता रहेगा। अभी केवल इतना बता रहा हूं, ये चलेगा, लेकिन अंततः हमारी ये जो सभ्यता है वो 0 से लेके 1 में पहुंचने के लिए तैयार है। ध्यान रखिए, अब यहां से बहुत फास्ट विकास और बहुत फास्ट विनाश होगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। अब आप समझ गए होंगे, विनाश क्योंकि जनसंख्या को कम करना है और विकास क्योंकि हमें 1 में प्रविष्ट होना है 0 से, इसलिए दोनों ही चलने हैं। पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, गलतफहमी निकाल दो, सब मर जाएंगे, गलतफहमी निकाल दो, सिलेक्टिव लोग रहेंगे जो आगे बढ़ेंगे, जो नई सभ्यता देखेंगे, नया विकास देखेंगे। उसी को हो सकता है लोग सतयुग कहते हो, कि कुछ लोग बचेंगे जो सतयुग में जाएंगे, वही देखेंगे किस तरह से आगे के रिसोर्सेज को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं अगर पूरा इसी में दूंगा, बहुत डिटेल्स हैं, आगे मैं देता रहूंगा। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं आपको आगे देता रहूंगा। तो ये वीडियो आप समझ लीजिए कि आगे के जो कालखंड है उनके लिए एक आपको वृत्त चित्र है, ट्रेलर है, जो मैं आपको दिखाया कि ऐसा होने वाला है। कुछ भी मैनुअल नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन एआई। हमारी मशीन्स सबका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। फिर आगे क्या होगा, आगे बहुत ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये डेवलपमेंट ही दिखाई दे रहा है। आगे परिस्थितियां जब मनुष्य के ऊपर डोमिनेट करेंगे ये एआई बेस्ड मशीन्स, फिर क्या होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए 2079 तक, अब 2079 से 2137 तक क्या होगा वो भी हम आपको बहुत जल्दी आगे की वीडियोस में बताएंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो
जल्द ही हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।